हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ग्रंथियों के बारे में। ग्रंथि तीन प्रकार की होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। आज की इस वीडियो में जितने भी हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि होती है यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, उन सभी के नाम लिखवाने वाला हूँ। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के नाम लिखवाने वाला हूँ। मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथियों के नाम लिखवाने वाला हूँ। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, बहिःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बहिःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, कौन सी ग्रंथि हार्मोन का उत्पादन करती है, कौन सी ग्रंथि एंजाइम का उत्पादन करती है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरएफ जेईई, आरपीएफ में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं रेलवे में वो सभी क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आगे आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हेडिंग क्या लगाओगे? ग्लैंड्स, यानी कि ग्रंथियां। ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई एक्चुअली में ग्रंथियां है क्या? भाई ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई ग्रंथियां है क्या? तो मैं आपसे कहूं कि हमारे शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं, उन अंगों को ही ग्रंथियां कहा जाता है। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई कुछ को क्यों कहा गया है? सभी को कह देते तो और भी अच्छा रहता, हमें पढ़ने में आसानी रहती। लेकिन कुछ अंगों को ही ग्रंथियां कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वो जो ग्रंथ है, वो जो अंग है, वो सभी अंग एक केमिकल कंपाउंड का निर्माण करते हैं, एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। और वो रासायनिक यौगिक क्या क्या हो सकता है? जूस यानी कि रस हो सकता है, एंजाइम हो सकता है और हार्मोन हो सकता है। अगर कोई भी अंग जूस का, एंजाइम का और हार्मोन का निर्माण कर रहा है तो वो क्या है? वो ग्रंथि है मेरे भाई। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं है, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। तो क्या लिखोगे आप कि मानव शरीर में ऐसा कोई अंग, मानव शरीर में मानव शरीर में ऐसा कोई अंग, ऐसा कोई अंग, मानव शरीर में ऐसा कोई अंग, या फिर आप ये भी लिख सकते हो उत्तकों का समूह है। भाई उत्तकों के समूह को ही तो क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। अरे हमने पढ़ा है, जब कोशिका समूह बना लेती है तो उत्तक का निर्माण होता है, जब उत्तक समूह बना लेते हैं तो अंग का निर्माण होता है। तो मैंने यही तो चीज लिखी है कि मानव शरीर का ऐसा कोई अंग या फिर उत्तकों का समूह। अंग को आप उत्तकों का समूह भी कह सकते हो, क्योंकि अंग जो होता है वो उत्तकों का समूह होता है एक्चुअली में। तो मानव शरीर का ऐसा कोई अंग या उत्तकों का समूह है जो रासायनिक यौगिक, जो रासायनिक यौगिक, अभी रासायनिक यौगिक क्या क्या है तो मैं बता दूंगा, अभी रुको। ये जो रासायनिक यौगिक, अब रासायनिक यौगिक को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? इसे कहा जाता है केमिकल कंपाउंड। यानी कि रासायनिक यौगिक का निर्माण करे और उसे बाहर डाल दे, वो क्या है? वो ग्रंथि है। अब आपको आधी चीजें तो समझ में आई होगी और आधी चीजें समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आगे आने वाले 3-4 मिनट में आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। मैंने आपसे कहा कि मानव शरीर में ऐसा कोई अंग या उत्तकों का समूह है जो रासायनिक यौगिक यानी कि केमिकल कंपाउंड का निर्माण करे और उसे बाहर डाल दे, वो ग्रंथि है। अभी ये लाइन लिखने से पहले मैंने आपसे कहा था कि हमारे शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जो रासायनिक यौगिक यानी कि केमिकल कंपाउंड का निर्माण करते हैं
उन अंगों को हम ग्रंथियां कहते हैं। मैंने भी तो वही बात लिखी है। फिर मैंने आपको यह भी कहा था कि केमिकल कंपाउंड जूस हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकते हैं। तो एक चीज और लिख लीजिए कि भाई ये जो केमिकल कंपाउंड है ना, ये केमिकल कंपाउंड रासायनिक यौगिक 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है जूस। अब ये कोई भाई पपीते का जूस नहीं है। आपने देखा होगा जब आप पाचन तंत्र पढ़ते हो तो पाचन तंत्र में कुछ एंजाइम होते हैं। इन एंजाइमों का निर्माण जूस में, कहने का मतलब ये जो एंजाइम होते हैं वो जूस से ही निकलते हैं। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि आपने जठर ग्रंथि के बारे में पढ़ा है। अरे हमारे पेट में जठर ग्रंथि होती है, उस जठर ग्रंथि से जठर रस का निर्माण होता है। तो उसी रस के बारे में बात कर रहा हूं। और इस जठर रस में फिर एंजाइम होते हैं, जैसे कि पेंक्रियाज है। अब पेंक्रियाज क्या है? एक शरीर का ऑर्गन है, लेकिन हम इसे ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि ये पेंक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशय रस का निर्माण करता है। और अग्नाशय रस में भी एंजाइम होते हैं। एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, ट्रिप्सिन होता है। आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। तो उस वाले जूस के बारे में बात कर रहा हूं। दूसरे होते हैं एंजाइम। अब एंजाइम तो बहुत सारे होते हैं ना, जैसे कि एंजाइम कौन कौन से होते हैं? पेप्सिन है, रेनिन है, ट्रिप्सिन है, लाइसोजाइम है, स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम है कि नहीं है? माल्टेज है, सुक्रेज है, लेक्टेज है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो दूसरा कौन सा हो गया? एंजाइम। और तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा होता है हार्मोन। हार्मोन के बारे में भी आपने अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। बहुत सारे हार्मोन होते हैं, जैसे कि थायरोक्सिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन होते हैं। तो ये जो जूस, एंजाइम और जो हार्मोन होते हैं, ये सभी केमिकल कंपाउंड है मेरे भाई। ये सब क्या है? केमिकल कंपाउंड है। ये सभी रासायनिक यौगिक होते हैं। और इन रासायनिक यौगिकों का निर्माण कौन करते हैं? हमारे शरीर के ऑर्गन्स करते हैं, हमारे शरीर के अंग करते हैं। ये जो अंग है ना भैया, ये अंग ही किसका निर्माण करते हैं? ये अंग ही निर्माण करते हैं किसका? इन केमिकल कंपाउंडों का। और इन अंगों को ही क्या कहा जाता है? इन अंगों को ही ग्रंथि कहा जाता है। इन अंगों को ही क्या कहा जाता है? इन अंगों को ही ग्रंथि कहा जाता है। तो सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको इतना बताया है कि हमारे शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जो रासायनिक यौगिक यानी कि केमिकल कंपाउंड बनाएंगे। वो केमिकल कंपाउंड जूस हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकते हैं। और इन केमिकल कंपाउंडों का निर्माण करने वाले अंगों को ही क्या कहा जाता है? ग्रंथि कहा जाता है। मैंने भी तो यही चीज आपको बताई है कि मानव शरीर में ऐसा कोई अंग या उत्तकों का समूह है। भाई अंगों को ही उत्तकों का समूह कहा जाता है, जो रासायनिक यौगिक यानी कि केमिकल कंपाउंड का निर्माण करे और उसे बाहर डाल दे। अब ये बाहर डाल दे, लास्ट वाली लाइन का मतलब क्या है इसके बारे में मैं भी समझा दूंगा। उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रंथि कहते हैं। अब ये बाहर डाल दे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मेरे भाई कि मान लीजिए अगर ये कोई ऑर्गन्स है। अब इस अंग ने यानी कि इन अंगों ने किसका निर्माण किया? इस केमिकल कंपाउंड का निर्माण किया। तो निर्माण करने के बाद में ये अपने पास नहीं रखते हैं उस केमिकल कंपाउंड को, या तो वो किसी अन्य ऑर्गन के पास ट्रांसफर कर देंगे। जैसे कि इन अंगों ने किसी केमिकल कंपाउंड का निर्माण किया, तो ये मान लीजिए कोई अन्य अंग है, तो इन अन्य अंगों के पास इन्होंने इस केमिकल कंपाउंड का ट्रांसफर कर दिया, या फिर इसे शरीर से बाहर निकाल देंगे। अब दोनों का ही एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं भाई, दोनों का ही एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बाहर के बारे में बात करें तो आपको पता है हमारी स्किन में स्वीटिंग ग्लैंड यानी कि ऑयल ग्लैंड यानी कि पसीना ग्रंथि होती है। अगर मैं सबसे सिंपल भाषा में बात करूं तो हमारा जो पसीना का निर्माण होता है, हमारी ये जो स्किन में पाई जाने वाली जो पसीना ग्रंथि होती है, इस पसीना ग्रंथि से पसीना निकलता है, तो पसीना हमारे शरीर से बाहर जाता है। तो ये भी एक ग्रंथि है जो हमारी स्किन में पाई जाती है, लेकिन इसने पसीना को बाहर निकाल दिया। तो मैंने भी तो आपसे कहा है कि ये ग्रंथि जो होती है या तो केमिकल कंपाउंड को बाहर निकाल देती है। अब आप सोच रहे होंगे पसीना क्या है? पसीना भी एक प्रकार का जूस है, एक प्रकार का रस है। दूसरी बात, ये किसी अन्य अंग के पास ट्रांसफर कर देते हैं, ये किसी अन्य अंग के पास ट्रांसफर कर देते हैं। बात सही है क्या? बात सही है क्या?
अरे भैया मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूं, मेरी बातों को ध्यान से समझना। भाई मेरी बात को ध्यान से समझना। जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, वो अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो हार्मोन का निर्माण करती है। अभी मैं आपको बताऊंगा अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है क्या नहीं होती। सिंपल सी बात आप मेरी समझ लीजिए कि जैसे कि पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि के बारे में तो आप सब जानते हो, जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस को छोड़कर अन्य जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उन सभी को कंट्रोल करने का काम करती है। करती है या नहीं करती? करती है। अभी मैं आपको बता दूंगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाए, कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन कौन सी बहिःस्रावी ग्रंथि है, कौन कौन सी मिश्रित ग्रंथि है। तो भाई अगर पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है, क्योंकि हाइपोथैलेमस को छोड़कर के बाकी अन्य जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि है उन सभी को कंट्रोल करने का काम करती है। तो ये जो पीयूष ग्रंथि हार्मोन का स्राव करती है, तो वो हार्मोन का स्राव अन्य अन्य शरीर की जो अन्य अन्य ग्रंथियां है उन सभी के पास जाएगी। जाएगी नहीं जाएगी? अरे जैसे कि भाई पीयूष ग्रंथि है, अब पीयूष ग्रंथि को अगर आपके गले वाली ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पास में कोई सिग्नल भेजना है तो क्या पीयूष ग्रंथि उठ के आएगी? क्या नहीं, वो सिर्फ हार्मोन का स्राव करेगी और हार्मोन जो है वो ब्लड की सहायता से पीयूष ग्रंथि के पास पहुंच जाएगा। भाई ब्लड की सहायता से वो पीयूष ग्रंथि के पास पहुंच जाएगा। बोलो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? सबसे पहले तो मुझे बताओ, सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? बताओ, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? बताओ भाई, हार्मोन जो है वो ब्लड की सहायता से, हार्मोन जो है वो ब्लड की सहायता से ग्रंथि के पास पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? अरे भाई जितने भी हार्मोन होते हैं वो सभी हार्मोन जो है वो ब्लड की सहायता से हमारे शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचते हैं। पहुंचते हैं ना? किसी को कोई प्रॉब्लम है तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने आपको यही चीज बताई है कि हमारे शरीर में जो अंग है, जो केमिकल कंपाउंड यानी कि रासायनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, वो रासायनिक यौगिक जूस एंजाइम और हार्मोन हो सकते हैं। उन्हें या तो शरीर से बाहर निकाल देंगे या फिर अन्य अंग के पास ट्रांसफर कर देंगे। तो ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? ऐसे अंगों के समूह को ग्रंथि कहा जाता है। बोलो ये चीजें आपको याद हुई या नहीं हुई? सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए। सबसे पहले मुझे बता दीजिए, दूध पीना है आपको? मैं पी लेता हूँ यार, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। बताओ, अगर यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई है तो ये बताओ, आ गई ना? अब आगे चलते हैं, चलिए आगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? तो आप क्या कहोगे? ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी होती है? कौन कौन सी होती है? तो ध्यान से समझना। इस केमिकल कंपाउंड के आधार पर यानी कि जूस एंजाइम और हार्मोन के आधार पर ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है जो मैंने लिख दी। पहली होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिःस्रावी ग्रंथि। बहिःस्रावी ग्रंथि। अब कौन कौन सी बहिःस्रावी ग्रंथि है वो बताऊंगा। ये जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है ये ऐसी ग्रंथि होती है जो मेरे भाई जूस का और एंजाइम का स्राव करती है। तो अगर आज के बाद में आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बहिःस्रावी ग्रंथि है क्या, तो बता देना ये ऐसी ग्रंथि है जो जूस और एंजाइम का निर्माण करती है। सिंपल सी चीज समझ में आ गई? भाई बहिःस्रावी ग्रंथि क्या है? जो जूस और एंजाइम का निर्माण करे वो बहिःस्रावी ग्रंथि है। अरे भाई जो जूस का एंजाइम का और हार्मोन का निर्माण करती है वो तो ग्रंथि कहलाती है, तीनों का निर्माण करती है। अब इस केमिकल कंपाउंड के आधार पर ही, इस केमिकल कंपाउंड के आधार पर ही ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है। भाई जो केमिकल कंपाउंड का निर्माण करे वो ग्रंथि है, वो ग्रंथि है। तो जूस और एंजाइम का निर्माण करने वाली एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिःस्रावी ग्रंथि, और केवल हार्मोन का निर्माण करने वाली होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। तो आज के बाद में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, तो वह ग्रंथि जो हार्मोन का निर्माण करती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है, और बहिःस्रावी ग्रंथि क्या है? वो जूस और एंजाइम का निर्माण करे वो बहिःस्रावी ग्रंथि है। बताओ।
बताओ भैया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का स्राव करे वो एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, और ऐसी ग्रंथि जो जूस और एंजाइम का स्राव करे वो बहिस्रावी ग्रंथि होती है। और ऐसी ग्रंथि जो तीनों का स्राव करे, भाई जो जूस का भी स्राव करे, एंजाइम का भी स्राव करे और हार्मोन का भी स्राव करे, वो होती है मेरे भाई मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि। बताओ, देखो अगर ये चीजें आपने समझ लेना मेरे भाई, तो आपको जिंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्रंथियों से कभी क्वेश्चन आपका छूटेगा ही नहीं। बोलो, अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, तो वह ग्रंथि जो हार्मोन का स्राव करे वो अंतःस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी ग्रंथि क्या है, तो वह ग्रंथि जो जूस और एंजाइम का स्राव करे वो बहिस्रावी ग्रंथि है। और वह ग्रंथि जो जूस और एंजाइम और हार्मोन तीनों का स्राव करे वो मिश्रित ग्रंथि है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ग्रंथि क्या है, तो मानव शरीर का ऐसा कोई अंग है जो किसका निर्माण करता है, जो केमिकल कंपाउंड का निर्माण करता है, रासायनिक यौगिक का निर्माण करता है, और उस रासायनिक यौगिक को या तो किसी अन्य अंग के पास भेज देगा या फिर शरीर से बाहर निकाल देगा, वो ग्रंथि है भैया। वो रासायनिक यौगिक क्या क्या हो सकता है? वो जूस हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकता है। जूस और एंजाइम का निर्माण करे वो बहिस्रावी ग्रंथि है। जो हार्मोन का निर्माण करे वो अंतःस्रावी ग्रंथि है, और जो तीनों का निर्माण करे वो मिश्रित ग्रंथि है। अब 16 मिनट में आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझ होना जरूरी है। लेकिन अब आगे आने वाली 3-4 मिनट में जो चीजें सिखाने वाला हूं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नलिका युक्त ग्रंथि है? नलिका युक्त ग्रंथि, नली युक्त ग्रंथि या नलिका युक्त ग्रंथि, नलिका युक्त ग्रंथि। तो याद रखना मेरे भाई, जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है, ये बहिस्रावी ग्रंथि नलिका युक्त ग्रंथि होती है। ये बहिस्रावी ग्रंथि नलिका युक्त ग्रंथि होती है। ये बहिस्रावी जो ग्रंथि होती है मेरे भाई, ये नलिका युक्त ग्रंथि होती है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि नलिका युक्त ग्रंथि कहां से आ गई मेरे भाई, लेकिन याद रखना ये नलिका युक्त ग्रंथि होती है, बहिस्रावी ग्रंथि। क्यों होती है अब ध्यान से समझना। जो बातें मैं बताने वाला हूं अगर आप उसको ध्यान से समझोगे तो आगे आने वाले एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये आपने सुना होगा कि डक्ट, कहने का मतलब जो नलिका युक्त ग्रंथि है, जो नलिका युक्त ग्रंथि है वो किस ग्रंथि को कहा जाता है, तो वो बहिस्रावी ग्रंथि को कहा जाता है। और हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथि, नलिका विहीन ग्रंथि। ये दोनों चीजें याद रखना है आपको। तो नलिका युक्त ग्रंथि किसे कहा जाता है? नलिका युक्त ग्रंथि कहा जाता है बहिस्रावी ग्रंथियों को, और अंतःस्रावी ग्रंथियों को कहा जाता है नलिका विहीन ग्रंथि। अब मतलब क्या है, इन चीजों को समझिए। देखो, आप सभी को पता है कि बहिस्रावी ग्रंथि होती है वो जूस और एंजाइम का स्राव करती है, जूस और एंजाइम का स्राव करती है। मेरे भाई अगर मैं सिंपल से बारे में बात करूं, भाई सिंपल चीज के बारे में बात करूं, तो बहिस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जूस और एंजाइम होते हैं वो नली की सहायता से, कहने का मतलब जैसे कि लीवर है, ध्यान से समझना मेरी बात को, जैसे कि लीवर है। अब जो लीवर होता है ये लीवर निर्माण करता है बाइल जूस का। किसका? ये बाइल जूस का निर्माण करता है, यानी कि पित्तरस का निर्माण करता है। इतनी बात तो आप समझते हो मेरे भाई। किसका निर्माण करता है? ये बाइल जूस का निर्माण करता है। इतनी बात क्लियर है। तो निर्माण तो लीवर ने बाइल जूस का किया, ये जमा कहाँ होता है? तो जमा होता है मेरे भाई गोल ब्लैडर में। ध्यान से समझना, जब समझ में आ जाएगा, नहीं तो नया होगा फिर मुझे गाली दोगे आप। जमा होता है ये गोल ब्लैडर में, और कार्य करता है भैया ये छोटी आंत में जाकर के, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के। बोलो, ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? अरे इस बात को तो मानते हो ना कि पित्तरस का निर्माण तो लीवर में होता है, जमा पित्ताशय में होता है, कार्य छोटी आंत में आकर करता है। अब लीवर का निर्माण बाइल जूस में हुआ, अरे भाई जूस का निर्माण हो रहा है, यानी कि पित्तरस का निर्माण हुआ है लीवर में, लेकिन ये कार्य छोटी आंत में कर रहा है। तो लीवर से लेकर के छोटी आंत तक जो आएगा वो किसकी सहायता से आएगा? तो इसमें से छोटी छोटी डक्ट पाई जाती है मेरे भाई। ये जितनी भी बहिस्रावी ग्रंथि है, ये बहिस्रावी ग्रंथियों में क्या होती है? छोटी छोटी डक्ट होती है, छोटी छोटी नलिका होती है। इन नली में से ही भैया, इन नलियों से होकर ही भैया ये जूस और एंजाइम जहां अपना कार्य करते हैं अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचते हैं।
इस वजह से इन ग्रंथियों को कहा जाता है, बहिस्रावी ग्रंथियों को नलिका युक्त ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नलिका युक्त ग्रंथि। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो हार्मोन का स्राव करती है, और अगर किसी हार्मोन को अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचना है तो किसकी सहायता से जाएगा? वो ब्लड की सहायता से जाता है, वो ब्लड की सहायता से जाता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जो पीयूष ग्रंथि होती है जो आपके ब्रेन में पाई जाती है, अगर वो उस ग्रंथि को आप मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि वो हाइपोथैलेमस को छोड़कर के बाकी जितनी भी ग्रंथि है उन सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। तो अगर आपके ब्रेन में पाई जाने वाली पीयूष ग्रंथि को गले में पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि के पास में कोई सिग्नल भेजना है तो वो खुद उठ करके नहीं आएगी, वो हार्मोन का स्राव करेगी। तो हार्मोन का स्राव करेगी तो वो हार्मोन जो है वो किसकी सहायता से थायराइड ग्रंथि के पास जाएगा? कोई नली होती है क्या? नली नहीं होती भैया, वो ब्लड की सहायता से अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचेगा। यानी कि वो जो हार्मोन है वो ब्लड की सहायता से थायराइड ग्लैंड के पास पहुंचेगा। तो भैया आपको पता है नलिका का उपयोग में नहीं लिया जा रहा। भाई ये जो ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि, वो उसमें नलिका नहीं होती, क्योंकि बहिस्रावी ग्रंथियों में तो नलिका है जिसकी सहायता से जूस और एंजाइम अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंच रहे हैं। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन का स्राव कर रही है वो नलियों की सहायता से अपने टारगेट पॉइंट के पास नहीं पहुंच रहे हैं, वो ब्लड की सहायता से, हार्मोन जो है वो ब्लड की सहायता से अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंच रहे हैं। इसी वजह से बहिस्रावी ग्रंथियों को कहा जाता है नलिका युक्त ग्रंथि, और अंतःस्रावी ग्रंथियों को कहा जाता है नलिका विहीन ग्रंथि। नलिका विहीन यानी कि ऐसी ग्रंथि जिसमें नलिका नहीं है वो होती है नलिका विहीन ग्रंथि, और ऐसी ग्रंथि जिसमें नलिका है उसे कहा जाता है नलिका युक्त ग्रंथि। उसे क्या कहा जाता है भाई? उसे कहा जाता है नलिका युक्त ग्रंथि। बोलो, उसे क्या कहा जाता है? उसे नलिका युक्त ग्रंथि कहा जाता है। तो आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले तो मुझे बताओ, अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नलिका युक्त ग्रंथि है, कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखवा देता हूँ, अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखवा देता हूँ, बहिस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखवा देता हूँ, और मिक्स्ड ग्लैंड के नाम लिखवा देता हूँ। उसके बाद में ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको और करवा दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि ग्रंथियों से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। इतना और सुन लीजिए, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके, बोलो भैया, यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई? अब ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ते हैं अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके पढ़ लेना। और बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी कि पाचन तंत्र में। ये जो ग्रंथियां हैं 2 चैप्टरों में पढ़ी जाती है, एक पाचन तंत्र में और एक अंतःस्रावी तंत्र में। दोनों का आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके देख लेना। हाँ, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं, इस चैप्टर में से 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरएफ, जेईई, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन, और पाचन तंत्र में जिसमें हम बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं, इस चैप्टर से 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरएफ, जेईई, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में मैंने आपको करवा रखे हैं। तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच का। जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में जितने भी चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे उन सभी में 2016 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन थ्योरी व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको सिखाया है, तो जाकर के देख लेना। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सिर्फ 10-15 क्वेश्चन का टेस्ट देने से और ऐसे चैनल पर जाकर एक वीडियो देखने से आपका कभी भी 100 में से 100% सिलेक्शन नहीं होगा। आप चाहते हो कि बायोलॉजी का मैं रोज के 15 क्वेश्चन दूंगा तो मुझे मेरा टेस्ट भी हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं सिर्फ टेस्ट देने से अगर सबका सिलेक्शन होता तो भैया सभी ही नौकरी लग जाते। आपको पता है लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, जिनमें से ज्यादा 10, 20, 30, 40 4 को नौकरी मिलती है। पता है इसके पीछे की कहानी क्या है? यही है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं करते हैं, कम समय में उनको चाहिए अधिक चीजें, कम समय में उनको चाहिए अधिक चीजें, और रहता पैता भैया ये काम जो है उनकी बेरोजगारी का वो ये यूट्यूबर कर देते हैं, ये टीचर कर देते हैं। आओ भैया हमारे पास, आपको लास्ट 25 दिनों में, लास्ट 30 दिनों में हम आपको नौकरी दिला देंगे। अरे मेरे भाई, जो स्टूडेंट पिछले 5 साल से नौकरी कर रहा है, 5 साल से वो तैयारी कर रहा है, जिसका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है, तो आप 25 दिन में कैसे नौकरी लगवा दोगे? मैं किसी भी टीचर को भाई टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मेरे जितने भी बड़े भाई है, बड़े टीचर है,
उनके तो मैं पैरों की धूल भी नहीं हूँ, मैं हर रोज उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उनकी ये जो बात है ना भैया, ये थोड़ी सी दिल को छूती है कि यार कोई इंसान 25 दिन में कैसे नौकरी लगवा देगा, कैसे 100 में से 100% सिलेक्शन दे देगा जिसने कुछ नहीं पढ़ा है। तो मेरे भाई जाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी ही वीडियो देखो, जहां भी जाते हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पर जाते हो, पहले पूरा कंटेंट पढ़ो, पहले बेसिक चीजें पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी आए उन सभी को हल करो, उसके बाद में आप मॉक टेस्ट दो, और उसके बाद में उनकी वो 25 दिन की क्लास लो। तब आपको फायदा मिलेगा उस 25 दिन की क्लास का, उस 30 दिन की क्लास का, उस 15 दिन की क्लास का, उस प्रैक्टिस सेट का जब आपको फायदा मिलेगा। नहीं तो कोई मतलब नहीं है ऐसे पढ़ने का। जो भी चीज को पढ़ते हो अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ो, बेसिक चीजों को पढ़ो। अब जैसे हमने ग्रंथि के बारे में जो पढ़ा है, तो यहां तक जो पढ़ा है, यहां तक आपको 100 में से 100% समझ में आ गया होगा। आज के बाद में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ग्रंथि क्या है, तो आप उसका आंसर अच्छे से दे दोगे। अगर मैं आपसे पूछूं अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, तो आप अच्छे से आंसर दे दोगे। बहिःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बता दोगे, मिश्रित ग्रंथियों के बारे में बता दोगे, नलिका युक्त ग्रंथि कौन कौन सी है, नलिका विहीन ग्रंथि कौन सी है, वो भी आप बता दोगे। और रहती पैती चीज मैं आपको आगे सिखा रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भैया जो कुछ भी पढ़ते हो बहुत अच्छे से पढ़ो। मेरे पास लगभग 7200-7300 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लेकिन जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो उसको कोई नहीं देखता है। सब कम्युनिटी पोस्ट में जो 10 क्वेश्चन डालता हूं, उस 10 क्वेश्चनों को देखते हैं और उसका आंसर देख करके छाती चौड़ी करके बोलते हैं हाँ भाई हमने तो क्वेश्चनों का आंसर कर दिया, हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन बन जाएगा। जब मैं टेलीग्राम पर रोज 15 क्वेश्चन का टेस्ट डालता हूं, तो आप सोचते हो कि मेरा 15 में से 10 क्वेश्चन सही हुए आज, तो मुझे तो बायोलॉजी का अच्छा एक्सपीरियंस है। अरे मेरे भाई, अगर मैं पेपर बनाऊं तो 15 क्वेश्चन ऐसे डाल सकता हूं कि हो सकता है कि 15 में से आपका एक भी क्वेश्चन की हवा ना लगे, सिर्फ बायोलॉजी से। आपको लगता है ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर भी आप गलत कर दोगे फिर भी। जैसे मत सोचा करो यार, चीजों को पढ़ा करो। जो वीडियो अपलोड करता हूं उसको देखा करो मेरे भाई, वो चीजें काम की होती है। हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है बेकार मेहनत कर रहे हैं। अरे आपको चाहिए क्या 2016 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए, वो सभी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको जनशताब्दी एक्सप्रेस पेज में करवाए हैं। क्या हमारा थंबनेल सही नहीं है, इस वजह से आपको पसंद नहीं आता, या फिर हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, या फिर हमारे पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है। मानता हूँ हमारे पास डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, थंबनेल भी अच्छा नहीं है, पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर उस चीज को अगर आप याद कर लेते हो, तो सिलेक्शन आपका 100 में से 100% हो जाएगा। जो चीज आपने मेरे द्वारा पढ़ी हुई है, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे अगर आप शुरू से चल रहे हो, तो गारंटी है 100 में से 100% बायोलॉजी से आपका क्वेश्चन जरूर मिला होगा। अभी ALP CBT फर्स्ट हुआ था, उसके पहले दिन 2 शिफ्टों के पेपर सबने एनालिसिस करवाए थे। अरे भैया जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमारे में से भी आए थे, वो हमने जो पढ़ाया था उसमें से भी आए थे। इस बात को तो आप मानते हो, नहीं मानते हो तो आपकी इच्छा, पढ़ो मेरे भाई। तो यहां तक की कहानी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। मेरे कहने का मतलब ये है यार, अच्छे से पढ़ो, भगो मत, एक जगह पर पढ़ो, इस तरह करके पढ़ो। अगर आप बायोलॉजी मेरे साथ पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 5-7 जो भी 8 नंबर के जो भी आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, 7-8 जो भी क्वेश्चन आते हैं, मैं गारंटी के साथ बता करता हूँ 7 के 7 8 के 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। पर विश्वास रखो यार, हमारे भी रेगुलर क्लास आती है, हम भी मेहनत करते हैं। किसके लिए करते हैं? आपके लिए ही तो करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो मानव शरीर में ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह जो रासायनिक यौगिक बनाए और उस रासायनिक यौगिक को या तो शरीर से बाहर डाल देगा या किसी अन्य अंग के पास पहुंचा देगा। ऐसे अंगों के समूह को सॉरी ऐसे अंगों को या फिर ऊतकों के समूह को क्या कहा जाता है? ग्रंथि कहा जाता है। इस केमिकल कंपाउंड के आधार पर ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, एक बहिःस्रावी ग्रंथि है, एक मिश्रित ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का स्राव करती है और यह हार्मोन ब्लड की सहायता से अपने टारगेट पॉइंट के पास पहुंचता है। इसमें नली यूज नहीं ली जाती, इसलिए नली का विहीन ग्रंथि है। बहिःस्रावी ग्रंथि जूस और एंजाइम का स्राव करती है। जूस और एंजाइम अपने टारगेट पॉइंट तक नली की सहायता से पहुंचते हैं, इस वजह से इसे नली का युक्त ग्रंथि कहा जाता है। और जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण करती है। ऐसी ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। मिश्रित ग्रंथि होती है भैया पैंक्रियाज। ठीक है, बस इतनी चीज बताइए, आगे चलते हैं। चले आगे, ओके। अब देखो भैया, सबसे पहले हम लिखते हैं बहिःस्रावी ग्रंथियों के नाम।
अब भैया एक एक अगर मैं आपको ग्रंथि पढ़ाऊंगा तो ग्रंथि तो वहाँ है कम से कम 20 ग्रंथि को तो एक क्लास में नहीं पढ़ा सकता ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन ग्रंथियों के बारे में मैंने डिटेल में अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में और पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है। यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल आपका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन नॉर्मल तो नहीं है, आपने देखा कि सिर्फ हमने ग्रंथि क्या है, ग्रंथि के प्रकार, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि, तो मिश्रित ग्रंथि के बारे में पढ़ने में ही हमने 25 मिनट का समय लगा दिया। यानी कि हमें चीज़ें यहीं पर ही याद करनी है। देखो सबसे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिःस्रावी ग्रंथि। कौन कौन सी है बहिःस्रावी ग्रंथि? तो बहिःस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जो जूस का और एंजाइम का स्राव करे, और ये नलिका युक्त होती है या फिर नलिका विहीन होती है? ये नलिका विहीन ग्रंथि है। यानी कि जूस और एंजाइम जो होता है वो नली की सहायता से अपने टारगेट पॉइंट के पास पहुंचता है। तो इन ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। ये ऐसी ग्रंथि है जो जूस और एंजाइम का स्राव करती है। अब वो कौन कौन सी है वो उनका नाम देख लीजिए। देखो सबसे पहला है भैया, क्या बताऊं मैं आपको, सबसे पहले है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लारीय ग्रंथि। अब भाई ये लारीय ग्रंथि जो होती है ना, ये लार का निर्माण करेगी यानी कि सलाइवा का निर्माण करेगी। तो ये किसका निर्माण करती है? ये सलाइवा का निर्माण करेगी यानी कि लार का निर्माण करेगी। ठीक है, तो ये एक प्रकार की बहिःस्रावी ग्रंथि है। ये लार, ये सलाइवा क्या है? ये एक प्रकार का जूस है। इसमें एंजाइम भी पाए जाते हैं। एक लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है और एक कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एक पाया जाता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, जिसे आप टाइलिन एमाइलेज एंजाइम भी कहते हो। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ओके आगे चलते हैं। दूसरा देखिए भैया, दूसरी होती है आपकी लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड, ये लेक्राइमल जो ग्लैंड होती है ये आपकी आंख में पाई जाती है और ये आंसू का निर्माण करती है, अश्रु का निर्माण करती है, अश्रु का, आंसू का निर्माण करती है, आंसू का निर्माण करती है। तो दूसरी आपकी जो बहिःस्रावी ग्रंथि है वो ये है। तीसरी कौन सी है? तीसरी है ऑयल ग्लैंड, जिसे कहा जाता है स्वीटिंग ग्लैंड, पसीना ग्रंथि कहा जाता है। या तो तेलीय ग्रंथि कह दीजिए या फिर स्वीटिंग ग्लैंड कह दीजिए, स्वीटिंग ग्लैंड कह दीजिए। इसे आप हिंदी में तेलीय ग्रंथि या फिर पसीना ग्रंथि कहते हो भैया। क्या कहते हो? पसीना ग्रंथि कहते हो। इतनी बात क्लियर है? तो ये भैया पसीने का स्राव करती है, ये पसीने का स्राव करती है। 3 ग्रंथि हो गई। चौथी है भैया मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड। और मेमरी ग्लैंड जो होती है ये पसीने का स्राव करती है, स्वेट का यानी कि पसीना का। और जो मेमरी ग्लैंड है ये दूध का स्राव करती है, ये दूध का स्राव करती है भैया। ठीक है, तो अब तक हमने 4 पढ़ी बहिःस्रावी ग्रंथि। पहली है सलाइवरी ग्लैंड्स, लारीय ग्रंथि जो लार का निर्माण करेगी, जो आपके मुंह में होती है। दूसरी होती है लेक्राइमल ग्लैंड जो आपकी आंख में होती है, जो आंसू का निर्माण करती है। तीसरी होती है ऑयल ग्लैंड जो आपकी स्किन में होती है, जिसे शूटिंग ग्लैंड भी कहा जाता है। तेलीय ग्रंथि या पसीना ग्रंथि जो पसीने का निर्माण करती है। और चौथी होती है मेमरी ग्लैंड जो आपके चेस्ट में होती है, जो दूध का निर्माण करती है। 4 ग्रंथि आ गई। इसके अलावा 5वीं होती है भैया गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथि। और ये जठर ग्रंथि जो है ये जठर रस का निर्माण करती है, गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है, गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है यानी कि जठर रस का निर्माण करती है। ये कहाँ पे होती है? ये आपके स्टोमक में होती है, पेट में होती है। नंबर 6 पर आता है भैया लीवर।
जिसे आप यकृत कहते हो, यह भी एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है और ये बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है लेक्राइमल नहीं, लीवर यानी कि यकृत। ये बाइल जूस का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? बाइल जूस का यानी कि पित्तरस का निर्माण करती है। ठीक है। उसके अलावा 7 नंबर पर आती है भैया पेंक्रियाज। मैं आपको बता दूं पेंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करती है और बहिस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करती है। पेंक्रियाज को हिंदी में कहा जाता है अग्नाशय। ये अग्नाशय जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का स्राव करती है। जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का स्राव करती है। तो याद रखना पेंक्रियाज जो है ये एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, उदर गुहा में पाया जाता है। ये जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का स्राव करता है, इस वजह से इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। अभी मैं लास्ट में लिखवा दूंगा कि मिश्रित ग्रंथि होती है पेंक्रियाज, जो जूस का, एंजाइम का और हार्मोन का तीनों का निर्माण करती है। और ऐसी ग्रंथि जो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण करे वो मिश्रित ग्रंथि होती है। तो 7 हो गई। 8वीं आती है भैया इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड यानी कि आंतीय ग्रंथि। ये आंतीय रस का निर्माण करती है यानी कि इंटेस्टाइनल जूस का निर्माण करती है। पेंक्रियाज जो है वो पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण करता है, अग्नाशय रस का निर्माण करता है। इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि भैया कौन कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि है। तो ये जो 8 आपके सामने दिखाई दे रही है, ये 8 की 8 ऐसी ग्रंथि है जो जूस और एंजाइम का निर्माण करती है, नलिका विहीन होती है। नलिका विहीन होती है क्या? नहीं यार, नलिका युक्त होती है मेरे भाई। बहिस्रावी ग्रंथि जो है वो बहिस्रावी ग्रंथि तो नलिका युक्त होती है। ये नलिका विहीन गलत लिख दिया यार, नलिका युक्त ग्रंथि होती है। ठीक है, सॉरी उसके लिए, वो पहले याद नहीं रहा। वैसे मैंने बोला तो सही होगा कि जो बहिस्रावी ग्रंथि और जूस और एंजाइम अपने टारगेट पॉइंट के पास नली की सहायता से पहुंचते हैं, इस वजह से नलिका युक्त ग्रंथि कहा जाता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को कहा जाता है नलिका विहीन ग्रंथि। तो बताओ ये 8 की 8 ग्रंथि आपको याद हुई या नहीं हुई? पहली है स्लाइवरी ग्लैंड्स, दूसरी है लेक्राइमल ग्लैंड्स, तीसरी है ऑयल ग्लैंड्स, चौथी है मेमरी ग्लैंड, 5वीं है गैस्ट्रिक ग्लैंड, 6ठी है लीवर, फिर है पेंक्रियाज यानी कि 7वीं, और 8वीं है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो लीवर है मेरे भाई। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है मेरे भाई लीवर। या फिर बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि, भाई बहिस्रावी जो ग्रंथि है, इन बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि, तो बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो भी कौन है? वो भी लीवर है। और अगर सबसे छोटी ग्रंथि के बारे में पूछा जाए बहिस्रावी ग्रंथियों में, सबसे छोटी ग्रंथि किसमें? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में, तो वो होती है लेक्राइमल ग्लैंड। अश्रु ग्रंथि जो आंसुओं का निर्माण करती है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो देखो भैया बहिस्रावी ग्रंथि, तो बहिस्रावी ग्रंथियों की संख्या 8 है। देख सकते हो 8 के 8 आपके सामने है। पहली है लारीय ग्रंथि जो आपके मुंह में होती है, जो लार का निर्माण करती है। दूसरी होती है हमारी आंखों में लेक्राइमल ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि जो आंसू का निर्माण करती है। तीसरी होती है ऑयल ग्लैंड यानी कि स्वीट ग्लैंड या स्यूटिंग ग्लैंड, जिसे आप पसीना ग्रंथि कहते हैं, जो पसीने का निर्माण करती है। चौथी होती है मेमरी ग्लैंड जो आपके सीने में होती है, जो दूध बनाने में सहायक होती है। 5वीं होती है जठर ग्रंथि जो आपके पेट में होती है, जो जठर रस का निर्माण करती है। 6ठी है लीवर जो एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, जो बाइल जूस का निर्माण करता है। 7वां है पेंक्रियाज, ये भी एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है, ये पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण करता है। 8वां है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, आंतीय ग्रंथि, आंतीय रस का निर्माण करती है, इंटेस्टाइनल जूस का निर्माण करती है। ये 8 की 8 ग्रंथियां जो होती है वो बहिस्रावी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखना हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। ये आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन अगर बहिस्रावी ग्रंथियों में पूछा जाए कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी तो होती है लीवर, ये बड़ी है।
और सबसे छोटी कौन सी होती है? तो छोटी है मेरे भाई कौन सी? छोटी है ये लेग क्राइमर। ठीक है, तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम याद करते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, देखिए भैया, अब हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की। भाई हमने बहिस्रावी ग्रंथियों के नाम याद कर लिए। 8 ग्रंथि थी जिनका मैंने आपको नाम बताया है। सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, वो चीजें मैंने आपको बताई है। अब बात करते हैं भैया हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों की। अब ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है ना मेरे भाई, ये हार्मोन का स्राव करती है। किसका स्राव करती है? हार्मोन का। और ये हार्मोन आप सभी को पता है ब्लड की सहायता से कहाँ पहुंचता है? ये ब्लड की सहायता से कहाँ पहुंचता है? अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचता है। तो ये कौन सी ग्रंथि है? ये नलिका विहीन ग्रंथि है, यानी कि इसमें नलिका नहीं पाई जाती क्योंकि ये ब्लड की सहायता से अपने टारगेट पॉइंट के पास पहुंच रहा है। तो मैं लिख देता हूं कि ये नलिका विहीन ग्रंथि है। नलिका विहीन ग्रंथि है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नाम देख लीजिए। तो पहली तो होती है भैया, पहली नहीं, शुरुआत की 3 ग्रंथियां होती है जो आपके ब्रेन में पाई जाती है। कौन कौन सी है? एक है हाइपोथैलेमस, एक है हाइपोथैलेमस, दूसरी होती है पिट्यूटरी, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, और तीसरी होती है मेरे भाई पीनियल ग्लैंड। तो 3 ग्रंथि है भैया ये जो आपके ब्रेन में होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि आपके ब्रेन में होती है? तो देखो 1 2 3। उसके बाद में थ्रोट या फिर नेक। आपके गले में गर्दन में 2 ग्रंथियां होती है। एक होती है थायराइड, इसे थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। हिंदी में आउटू ग्रंथि कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको कहा जाता है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और का तो नाम सेम है। इस हाइपोथैलेमस को तापमापी ग्रंथि भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और स्पिनियल ग्लैंड को जैविक घड़ी भी कहा जाता है। स्पिनियल ग्लैंड को क्या कहा जाता है? इसे जैविक घड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? ओके। थ्रोट या नेक में, गले में, गर्दन में एक तो होती है थायराइड ग्रंथि, एक होती है पैराथायराइड ग्रंथि। तो 2 ग्रंथि हो गई, ये हो गई चौथी और ये हो गई 5वीं। ठीक है, ओके। एक होती है एब्डोमिनल कैविटी में, उदर गुहा में, वो होती है पेंक्रियाज। अब आप सोच रहे होंगे कि पेंक्रियाज, इस अग्नाशय ग्रंथि के बारे में आपने बहिस्रावी ग्रंथियों में भी पढ़ाया था और अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी पढ़ाया था। इसलिए पढ़ाया है क्योंकि ये एक मिश्रित ग्रंथि है। ये क्या है? ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। ये एक मिश्रित ग्रंथि है जो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का स्राव करती है। मैंने आपको बताया था कि ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का स्राव करे वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऐसी ग्रंथि जो जूस और एंजाइम का निर्माण करे या स्राव करे वो बहिस्रावी ग्रंथि है। और ऐसी ग्रंथि जो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का स्राव करे वो मिश्रित ग्रंथि है। तो एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करती है और बहिस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करती है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अगली आती है भैया आपके चेस्ट में और आती है ग्रंथि, आपके सीने में। चेस्ट में कौन सी है? थाइमस ग्लैंड। तो 6, ये हुए 7 नंबर की। 8वीं ग्रंथि होती है आपकी
किडनी के ऊपर, अपर किडनी, आप अपर किडनी भी कह सकते हो भाई, किडनी के जस्ट ऊपर होती है, ठीक है। अब वो कौन सी है, वो होती है एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। तो आप अपर किडनी लिख सकते हो भैया कि भाई अपर किडनी होती है यानी कि आपकी किडनी के जस्ट ऊपर होती है। वो कौन सी है, तो वो है भैया एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। ये हो गई 8वीं, ठीक है। और 9 नंबर की होती है भैया गोनेड्स ग्लैंड, यानी कि लैंगिक जनन ग्रंथि, लैंगिक जनन ग्रंथि। और ये गोनेड्स जो ग्लैंड है, जो लैंगिक जनन ग्रंथि है, ये भैया 2 होती है मेल में अलग होती है और फीमेल में अलग होती है। मेल में होती है टेस्टिस यानी कि वर्षण, फीमेल में होती है ओवरी यानी कि अंडाशय। तो ये 9 नंबर की हो गई भैया, बताओ। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या 9 है जो आपके सामने है। तो ब्रेन में कौन कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल बॉडी ग्लैंड। और गले व गर्दन में थायराइड और पैराथायराइड। सॉरी। फिर एब्डोमिनल कैविटी में, उदर गुहा में पैंक्रियाज है। आपके सीने में थाइमस है, किडनी के जस्ट ऊपर होती है एक जोड़ी, जिसे एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। और एक होती है लैंगिक जनन ग्रंथियां, इनकी संख्या 2 होती है, टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस जो है वर्षण जो है मेल में होते हैं, आप सभी को पता है। ओवरी जो अंडाशय होता है वो फीमेल में होता है। टेस्टिस में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ओवरी में अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो ये 9 अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछ लिया तापमापी ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है, तो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। क्योंकि ये हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन का एक पार्ट भी है, ब्रेन का एक भाग भी है। तो ब्रेन के भाग की तरह भी काम करता है और ये ग्रंथि की तरह भी काम करता है। हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। जब ये ब्रेन के रूप में काम करता है, ब्रेन के भाग के रूप में काम करता है, तो इसलिए इसे हम तापमापी ग्रंथि भी कहते हैं। आउटो ग्रंथि इसका दूसरा नाम है, इंपॉर्टेंट है। जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहा जाता है, तो पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। याद रखना इस चीज का, ठीक है। क्योंकि हमारी जो दिनचर्या होती है ना, उस दिनचर्या को कंट्रोल करने का काम करती है पीनियल ग्रंथि। अब कुछ उपनाम है इनके, वो और आपको पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो बताओ ये चीज याद है या नहीं है। ब्रेन में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। थ्रोट गले हुए गर्दन में थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि। एब्डोमिनल कैविटी में पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय ग्रंथि। सीने में थाइमस ग्रंथि। किडनी के जस्ट ऊपर एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि। और लैंगिक जनन ग्रंथि होती है टेस्टिस और ओवरी। इनके उपनाम हो रहा है। अब देखो सिंपल सी बात है, उपनाम बताने से पहले मैं आपको 2 चीजों के बारे में और बता देता हूं कि ये जो पीयूष ग्रंथि होती है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, इस ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। इसे क्या कहा जाता है, इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस को छोड़ करके बाकी जितने भी आपको अंतःस्रावी ग्रंथि दिखाई दे रही है, ये सभी इन सभी पर कंट्रोल करने का काम करती है। जैसे मास्टर प्रिंसिपल को छोड़ करके बाकी जितने भी स्टूडेंट होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियां होती है, बच्चे होते हैं, उन सबको कंट्रोल करने का काम करते हैं। वैसे ही ये हाइपोथैलेमस को छोड़ करके ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, बाकी जितनी भी ग्रंथियां इन सभी को कंट्रोल करने का काम करती है। इस वजह से इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और जो हाइपोथैलेमस है, इसे सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। सुपर मास्टर ग्लैंड या फिर हेड मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड, ये जो पीयूष ग्रंथि होती है, इस पीयूष ग्रंथि को ही कंट्रोल करता है। जैसे कि किसी स्कूल में टीचरों को कंट्रोल कौन करता है, हेडमास्टर करता है, और टीचर स्टूडेंट को कंट्रोल करते हैं। तो हेडमास्टर जो होता है वो टीचरों को कंट्रोल करता है।
तो भैया इसे सुपर मास्टर या फिर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है या हेड मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। किसे? हाइपोथैलेमस को, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, इस वजह से मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। दो चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा जो एड्रिनल ग्लैंड है इसे 4S ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, इसे 4S ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, 3F ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, करोया मरो ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, करोया मरो ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला से स्टार्ट होने वाले 4S को और 3F को कंट्रोल करने का काम करती है ये एड्रिनल ग्लैंड। और एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर में जाकर के पढ़ना पड़ेगा, यहाँ समझाऊंगा तो काफी लंबी क्लास हो जाएगी हमारी। तो ये चीजें आपको पता होना जरूरी है। थाइमस जो ग्रंथि है ये बूढ़े लोगों में गायब हो जाती है, ये बूढ़े लोगों में गायब हो जाती है ये थाइमस ग्रंथि। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी ग्रंथि बूढ़े लोगों में गायब हो जाती है, तो थाइमस ग्रंथि हो जाती है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको पता होना जरूरी है। इसके अलावा आपको क्या याद करना है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है भैया आउटो ग्रंथि। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि है भैया ये, कौन सी? पीनियल ग्लैंड, यानी कि पीनियल काय ग्रंथि। और दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यह है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मैं लिख देता हूं कि ये दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। तो जहां जहां चीजें मैं लिख रहा हूं ना भैया, उन चीजों को ध्यान से समझना। तो सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड, सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड, और दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियों में से है, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, जब मैंने आपको बहिस्रावी ग्रंथि पढ़ाई थी उस टाइम पे, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो ऑप्शन में अगर पिट्यूटरी ग्लैंड हो तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड करके आ जाना। अगर ये ना हो तो फिर पीनियल ग्लैंड आपको जरूर मिलेगी। पहली बात तो फर्स्ट ऑप्शन, तो पहला तो ऑप्शन तो पीनियल ग्लैंड है, और पीनियल ग्लैंड ना हो तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड करके आ जाना। लेकिन अगर पीनियल ग्लैंड ऑप्शन में ना हो तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड करके आ जाना, ये कंफर्म है। ज्यादातर जो रेलवे है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो पीनियल ग्रंथि को मानती है भैया, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि को सबसे छोटी ग्रंथि मानती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर आपसे मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में पूछा जाए तो मिक्स्ड ग्लैंड एक ही है भैया, वो है पेंक्रियाज। चलो, तो तीनों के नाम मैंने आपको बता दिए, बहिस्रावी ग्रंथियों का नाम पिछली स्लाइड में बता दिए, इस स्लाइड में अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम बता दिए, और मिश्रित ग्रंथि का नाम बता दिया। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो पेंक्रियाज है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है, तो भैया पेंक्रियाज है मिश्रित ग्रंथि, अग्नाशय होता है मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। ये बहुत सारे उपनाम है, जैसे कि करोया मरो ग्रंथि किसे कहते हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड को कहा जाता है। 3F ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो एड्रिनल ग्लैंड को कहा जाता है। 4S किसे कहा जाता है, तो एड्रिनल ग्लैंड को कहा जाता है। बूढ़े लोगों में कौन सी ग्रंथि गायब हो जाती है, तो थाइमस ग्रंथि गायब हो जाती है। आउटो ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को उपनाम है। तापमापी ग्रंथि हाइपोथैलेमस को, इसे सुपर मास्टर, हेड मास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है अंतःस्रावी ग्रंथियों में, तो थायराइड है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल काय ग्लैंड है या पीनियल बॉडी ग्लैंड है, पीनियल काय ग्रंथि है। दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लेक्राइमल ग्लैंड, और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि वैसे तो पीनियल बॉडी ग्लैंड होती है, लेकिन ऑप्शन में अगर पिट्यूटरी ग्लैंड हो तो पिट्यूटरी ग्लैंड करके आ जाना है, क्योंकि ज्यादातर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही ऑप्शन माना जाता है। तो ग्रंथि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, ग्रंथियां क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि क्या होती है। ओवरऑल ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम आपको याद हो गए होंगे, बहिस्रावी ग्रंथियों के नाम आपको याद हो गए होंगे, मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, ये चीज आपको पता लग गई होगी। तो अगर ग्रंथियों से छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ तक की कहानी में आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे।
और भैया अगर डिटेल में पूछेगा इन ग्रंथियों से तो आपको 2 चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि एक क्लास में ग्रंथियां समाप्त नहीं होती, आप सभी को पता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों वाला चैप्टर में किसके बारे में पढ़ाया जाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ाया जाता है, जो हार्मोन का स्राव करती है, जो आपकी स्क्रीन के सामने है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में हम हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैंक्रियाज, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस और ओवरी के बारे में पढ़ते हैं। और बहिस्रावी ग्रंथियों में हम बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में किस में पढ़ते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड में पढ़ते हैं, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र में पढ़ते हैं। और पाचन ग्रंथि में हम बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। एक बात का और याद रखना, एक्सोक्राइन ग्लैंड को, बहिस्रावी ग्रंथियों को पाचक ग्रंथियां भी कहा जाता है, क्योंकि वो पाचन में सहायक होती है, ठीक है। और ये मिश्रित ग्रंथि जो है पैंक्रियाज, जिसके बारे में अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों के बारे में दोनों चैप्टर में पढ़ा जाता है। अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में, अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में और पाचन तंत्र वाले चैप्टर में। तो इन सभी का आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वास्तविकता में लगा है कि हमें कुछ समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही लगातार रेलवे वाले बच्चों के लिए क्लास आती रहेगी। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है, रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने स्पेशल प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखा है। तो 3 क्लास अब तक हुई है, अभी स्टार्ट किया है। एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम आएगी, तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा, तो जाकर के देख लेना। आपको नीचे लिंक, फिलहाल वर्तमान में मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ आपको, तो कोशिका वाले चैप्टर के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ वर्तमान के टाइम पे, जाकर के देख लेना, ठीक है मेरे भाई। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो रोज 15 क्वेश्चन का मैं बायोलॉजी का वहाँ पर फ्री कोर्स टेस्ट करवाता हूँ आपको, तो जरूर जुड़ लेना। पीडीएफ उपलब्ध आपको वहीं होती है, इस बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।